हेलो स्टूडेंट, संसाधन और विकास की प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें किया था। आज हम उन्हें ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन नियोजन से सीधा सा आपने संपोषणीय विकास भी पढ़ा होगा। तो संसाधन नियोजन भी ठीक उसी प्रकार से है कि वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपयोग करे, परंतु विवेकपूर्ण तरीके से, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिल सके। फिर है आप ये क्वेश्चन लीजिए, सुमिसर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। तो सुमिसर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम स्मॉल इज ब्यूटीफुल है। तो सुमिसर, ये बोर्ड के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। सुमिसर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम स्मॉल इज ब्यूटीफुल। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे दो राज्यों के नाम बताइए जहां अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण, तो भूमि निम्नीकरण का सीधा सा मतलब समझ जाइए कि भूमि के उपजाऊपन का कम होना, और अति पशुचारण का मतलब है कि पशुओं के द्वारा भूमि की ऊपरी परत यानी जो फसलें हैं या जो भी ऊपरी उपजाऊ पादप हैं उन्हें खा जाना या नष्ट कर देना। तो वो है गुजरात और राजस्थान। मृदा निर्माण में किन कारकों का योग रहता है। तो मृदा निर्माण, मृदा का मतलब समझ जाइए कि मिट्टी की ऊपरी परत की बात की जा रही है। तो मृदा निर्माण में जनकशैल, जलवायु, वनस्पति, उच्चावत व अन्य जैव पदार्थ और समय की लंबी अवधि आदि कारक महत्वपूर्ण है। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया। तो भारतीय मृदा को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया। पहला जलोढ़, काली मिट्टी, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। 2। एक पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है, एक नया जलोढ़ जिसे खादर कहा जाता है। ये भी आपके मोड के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि काली मृदा बहुत ही बारीक कणों अर्थात मृत्तिका की बनी होती है। तो किस मृदा में नमी धारण की क्षमता अधिक है, वो है काली मृदा। काली मृदा की जुताई मानसून की पहली बौछार के साथ शुरू कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है और इसे जोतना मुश्किल हो जाता है। काली मृदा की 2 विशेषताएं बताओ। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। काली मृदा बहुत मणि कणों से बनी रहती है, यानी मृत्तिका से बनती है। और दूसरा है गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे इन्हें अच्छी तरह से वायु मिश्रित हो जाती है। लैटराइट मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लैटराइट मृदा भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये भी आपके सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, तो राजस्थान बोर्ड के लिए तो वैसे भी महत्वपूर्ण बन जाता है। नीचे दिए गए निम्न किसी मृदा के लक्षणों को पढ़िए और संबंधित मृदा का नाम बताइए। तो पहला है अत्यधिक निक्षालन प्रक्रिया गठित, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अत्यधिक निक्षालन प्रक्रिया गठित होती है, ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, वो है लैटराइट मृदा। काजू की फसल उगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो काजू की फसल उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है लाल लैटराइट मृदा। तो देखिए इन सब पे आगे सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि ये बुक पहले सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम की थी तो उसे हिंदी मीडियम में लाया गया, तो इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दें। मरुस्थलीय मृदा की नीचे की परत में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा की सतह नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, इसलिए वहां पर चूने की परत पाई जाती है। मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। तो मृदा अपरदन आपके मुख्यतः 3 प्रकार का है। पहला नलिका अपरदन, दूसरा परत अपरदन, तीसरा वायु अपरदन।
नेक्स्ट है आपके पास मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को जल प्रवाह की तीव्रता को कम करके और वृक्षारोपण द्वारा रोका जा सकता है। सीधी सी बात है, मृदा अपरदन के दो ही कारण हैं, एक तो तीव्र गति से बहने वाली वायु और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है बाढ़ का आना या पानी का तेज प्रवाह के साथ चलना। तो अगर हम इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकें तो हम इसे रोक सकते हैं। इसलिए वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करके इसे कम किया जा सकता है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी और मानव जनित कारक कौन सा है। तो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक और मानव जनित कारक। तो भूस्खलन के लिए प्राकृतिक कारक पवन है और मानव जनित कारक वन उन्मूलन है। तो भूस्खलन के लिए पवन प्राकृतिक कारक के रूप में और वन उन्मूलन मानव जनित कारकों के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोटबुक में करके याद करेंगे। धन्यवाद।